हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं, जिसमें अभी आगामी परीक्षाएं जो है वो वीडियो की है, जूनियर असिस्टेंट की है, पेट 2023 है। उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 7 वीडियो आपके ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं। ये इस सीरीज का भाग 8 है, पार्ट 8 है, जिसमें 350 के बाद ये 351 से 400 351 से 400 तक क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो के साथ इस सीरीज के 500 में से 400 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और अगले ही 3 से 4 दिन में आपके ये बाकी 100 क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये टोटल जो 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल हैं, मंथली मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं और हमारा टारगेट है कि आपको मंथली एक करंट अफेयर्स का वीडियो भी प्रोवाइड किया जाए हर मंथ में। ये सारे वीडियोस में जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको अवेलेबल है। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो नीचे दिया हुआ है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है दिया हुआ है, वहां से आप वो ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे फ्री पीडीएफ जो है डेली बेसिस पे आप वहां से ले सकते हैं। जो मंथली मैगजीन्स हैं वो सारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वो सारे पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस श्रृंखला का 351वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? जो वास्को डी गामा है, जिसने भारत की कहा जाता है भारत की खोज की थी, तो वो किस वर्ष कालीकट में उतरा था? ऑप्शन है 1234, 1681, 1394 और 1498। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा जो है वो कालीकट में उतरा था, जो केरल में है। और उस समय कालीकट का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा का वहां पर स्वागत किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ऑप्शन है 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में वनडीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था उनके बीच में हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला को जो है अंग्रेजों ने पराजित किया था। इसमें अंग्रेजों की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, और इसमें जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हैं, इनका सेनापति था मीर जाफर। ठीक है, तो उसने अपने ही नवाब के साथ गद्दारी की थी, जिसकी वजह से नवाब ये युद्ध हार गए थे। और भारतीय इतिहास में जो निर्णायक लड़ाइयां हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है 1757 की लड़ाई का है। 1757 की लड़ाई और 1764 की लड़ाई के बाद ही भारत में जो है वो समहाउ जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? ऑप्शन है आपके पास 82 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 44 लाख रुपए और 68 लाख रुपए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, कंपनी ने जो कहा वो ये कहा कि वो प्रतिवर्ष मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। एक्चुअल में जो बक्सर का युद्ध हुआ इसमें भी कंपनी की जीत हुई और मुगल सम्राट की जो है हार होती है। ठीक है, इसमें कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट जो थे वो थे शाह आलम द्वितीय। और बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है, ये अंग्रेजों और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, जिसको इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। इसमें जो प्रमुख चीजें हुई उसमें यह हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों के जो दीवानी अधिकार हैं, ठीक है, जो सिविल मैटर्स हैं, उनके राइट जो है वो कंपनी को दे दिए गए। इसके अलावा कड़ा और मानिकपुर की जो जागीरें थी जो अभी तक अवध के नवाब के पास थी, वो अवध के नवाब से लेकर जो है मुगल सम्राट को दे दी गई। और उसी में इन्होंने बोला कि 26 लाख रुपए जो है वो कंपनी प्रतिवर्ष मुगल सम्राट को देगी। ठीक है, और उसी के बाद जो बंगाल का नवाब था कंपनी ने घोषित किया कि निजामुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब होगा और जो मुगल सम्राट हैं उन्होंने इसकी स्वीकार्यता दी। तो इस तरह से ये जो है इलाहाबाद की संधि के बाद ये इस तरह के फैसले हुए। ठीक है, जिनके व्यापक प्रभाव आपको देखने पड़ेंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि ये बक्सर का युद्ध जो है, इलाहाबाद की संधि जो है, कैसे जो है अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में प्रशस्त करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? ऑप्शन है 1616, 1650, 1630 और 1670। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है,
जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने अपना परिचालन जो है वो 1616 में स्थापित किया और इन्होंने अपनी पहली पूर्ण फैक्ट्री जो स्थापित की वो 1620 में की ट्रावणकोर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी? ऑप्शंस हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी और शिवाजी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को जो है वो भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ठीक है, उसी टाइम पे ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भी कुछ युद्ध चल रहे थे। ठीक है, तो एक अलाइनमेंट बना हुआ था कि कुछ जो भारतीय जो राजा थे, जो शासक थे, वो अंग्रेजों के साथ थे और कुछ जो है वो फ्रांसीसियों के साथ थे। उसी में टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी हुई। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका जो गवर्नर जनरल का इनका काल है वो 1774 से 85 तक है। ठीक है, और जो आप पढ़ते हैं भारत में संवैधानिक विकास, तो वो समहाउ कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, वहां से जो है वो भारतीय संविधान का विकास आप जब पढ़ोगे तो मूलतः जो है वो वहां से स्टार्ट होता है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में आया और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया। ये दोनों महत्वपूर्ण एक्ट जो हैं वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही पारित किए गए थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया? ऑप्शन है 1819 में, 1825 में, 1829 में और 1832 में। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो 1829 है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने हेतु एक कानून पारित किया था। बाकी ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। अभी तक जो होता था वो क्या होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन है अवध, मैसूर, पूना और तंजौर। तो ये सहायक संधि है ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा ये लाई गई थी और जो सहायक संधि है वो सबसे पहले जो है वो हैदराबाद ने स्वीकार किया। हैदराबाद के बाद मैसूर आता है जो सहायक संधि को स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो मैसूर हो जाएगा। पहला वाला जो है वो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की वो हैदराबाद ने, फिर मैसूर आता है, फिर उसके बाद आपका तंजौर आता है, तंजौर के बाद आपका अवध आता है, अवध के बाद फिर आपके पेशवा आते हैं। ठीक है, पेशवा के बाद बरार के भोंसले हैं, सिंधिया हैं, जोधपुर, जयपुर है। इस तरह से फिर आगे लोगों ने सहायक संधियां स्वीकार की। ठीक है, बट ये स्टार्ट कहां से हुई? हैदराबाद से। दूसरे स्थान पर मैसूर, और किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में सिविल सेवा का शुरुआत की गई। इसी टाइम पे एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड डाला हुआ था। ठीक है, जिससे सिविल सेवा का प्रारंभ होता है भारत में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक जो है, जो सिविल सेवाओं का वर्तमान स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसी वजह से इन्हें सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, पहली बार शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग किया और इन्होंने कर, जो टैक्स है, ठीक है, टैक्स और न्याय, ठीक है, जो न्याय है, जुडिशरी है, जो इसको इन्होंने अलग किया था। टैक्स अलग किया, जुडिशरी अलग किया, दोनों के अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ? ऑप्शन है 1853, 1854, 1855 और 1856। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में ये जो है अवध का विलय हो जाता है। ये विलय जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा
किया था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति आप सभी लोगों ने सुनी होगी, तो उसी के तहत जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। एक आउटरम की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अवध में जो है वो पूर्णतः कुशासन विद्यमान है, और उसी को आधार मानते हुए लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। उस टाइम जो अवध का नवाब था वो था वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो थे उस टाइम पे अवध के नवाब थे। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जिस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ उस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। किस आधार पे हुआ? कुशासन के आधार पे हुआ। किस वर्ष हुआ? 1856 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। और किस रिपोर्ट के बेसिस पे? तो आउटरम रिपोर्ट के बेसिस पे। ये सारे क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस एक क्वेश्चन में आपके 5 टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। लॉर्ड रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड और इरविन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है वो बंगाल का विभाजन किया गया था। इस विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। जो घोषणा होती है बंगाल के विभाजन की वो होती है 20 जुलाई 1905 में, और ये घोषणा जो लागू होती है, इफेक्टिव होती है, वो इफेक्टिव होती है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर से ये बंगाल का विभाजन जो है ऑपरेशनलाइज किया जाता है। और इसी दिवस पे क्या है, बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के पश्चात जो है वो शोक दिवस किस दिन को मनाया गया था, या बंगाल की घोषणा जो है, विभाजन की घोषणा किस समय जो है वो पारित हुई थी। तो 20 जुलाई और 16 अक्टूबर ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्न में किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1909, 1920, 1895 और 1897। तो इसका जो सही जवाब है वो वर्ष 1909 है। ये वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें जॉन मार्ले जो हैं ये भारत सचिव थे और मिंटो जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में मार्ले और मिंटो कौन थे? तो मार्ले जो थे वो भारत सचिव और मिंटो जो है वो भारत के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, ये 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, और इलाहाबाद में एक स्थान है मिंटो पार्क, वहां पर कहा जाता है कि इसको पहली बार पढ़ा गया था और उसी के नाम पे इसका नाम जो है वो मिंटो पार्क रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑप्शन है आपके पास डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन और होबार्ट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। पर्थ जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 प्रांत हैं, तो 6 प्रांतों की आप राजधानी पढ़ लीजिएगा, चूंकि प्रांत बहुत कम है। ठीक है, और सारे शहर जो है वो चर्चित हैं, लगभग सारी जनसंख्या इनकी जो है इन्हीं शहरों में निवास करती है, तो इनकी राजधानी कभी पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको 4 देश दिए हैं और उनकी राजधानी दी है। तंजानिया की राजधानी जो है आपकी, वो आपकी तंजानिया की राजधानी हो जाती है डोडोमा। ठीक है, केन्या की तो आप सभी लोग जानते होंगे नैरोबी है। नामीबिया की जो राजधानी है वो विंडीह्यूक है, और मोरक्को की जो राजधानी है वो रबात है। ठीक है, तो आपका ए का तीसरा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का चौथा हो गया और डी का पहला हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है। बाकी आप लोग मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से देश हैं, स्पेशली अफ्रीका और यूरोप में कौन कौन से देश हैं, वो आप देख लीजिएगा। कई बार आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इन सभी देशों की अगर आप लोग राजधानी याद कर लेते हैं, मुद्राएं याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एशिया के तो आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है, बिकॉज एशिया में हम लोग भी आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक रेडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। तो जो भारतीय मानक रेडियन है वो 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है वो भारतीय मानक रेडियन बोलते हैं, जिसके आधार पर भारत में समय निर्धारित
होता है, जो भारतीय समय है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो भारतीय मीडियन जो है वो 82.5 डिग्री है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका राज्य आता है यूपी, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, एमपी आता है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से गुजरती है, इसमें बिहार शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ राज्य सरकार क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन और दीव और चंडीगढ़। तो आपके जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके हिसाब से पांडिचेरी जो है वो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, जबकि सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 50 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ठीक है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो करीब 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, लक्षद्वीप का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 3 अक्टूबर, 2 नवंबर, 1 अक्टूबर और 14 सितंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी अब आपका ये काम है कि आप देख लीजिएगा कि हिंदी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये सुमेलित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, द हेग और रोम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में है, और इस अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना जो है वो वर्ष 1945 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ये गोम्पा जो है इनको मॉनेस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेमिस मॉनेस्ट्री कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन है बोधगया, लद्दाख, गंगटोक और थिम्पू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, लद्दाख में ये हेमिस मॉनेस्ट्री जो है वो लद्दाख में है। आप जब यहाँ से आप मनाली की तरफ से अगर आप लद्दाख जाते हैं तो पहले एक जगह पड़ती है खारू, और खारू के बाद जो खारू से लद्दाख का रास्ता जाता है उसी रास्ते के बीच में ये मॉनेस्ट्री पड़ती है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध मॉनेस्ट्री है ये लद्दाख की। अगला क्वेश्चन है, किस कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? ये मिथिला क्षेत्र जो है वो बिहार में है, नेपाल बॉर्डर के पास लगता है। ऑप्शन है आपके पास मधुबनी, पट्टचित्र, कालीघाट और टिकुली। तो मिथिला में जो है वो मधुबनी जो है कला का अभ्यास किया जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग्स होती है, एक विशेष प्रकार की जो है चित्रकारी है, जिसका जो अभ्यास है मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। बहुत फेमस पेंटिंग्स है ये। नया क्वेश्चन है, भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन, सॉरी। ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और आगरा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, जो भारत कला भवन है ये बनारस में स्थित है। उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, केरल में जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम के साथ साथ केरल में कुचिपुड़ी नामक सांस्कृतिक नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ बाकी उड़ीसा में जो सांस्कृतिक नृत्य है उसको ओडिसी बोलते हैं, कर्नाटक में जो है उसको यक्षगान बोलते हैं, यक्षगान। ठीक है, तमिलनाडु में जो है इसको भरतनाट्यम बोलते हैं। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश का तो कथकली या कथक जो है। ठीक, तो इस तरह से ये आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, ये एकल नृत्य है या समूह के साथ नृत्य है। ठीक है, इसमें किस तरह का नृत्य होता है, भाव भंगिमा, नेत्रों की भाव भंगिमाओं के आधार पर है कि हाथों के स्वरूप पे आधारित है। तो इस तरह से इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आज से पूछे जाते हैं, और जो कल्चर वाला टॉपिक आपका आता है, ठीक है, सिलेबस में, उस कल्चर में भी एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये ड्री त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक जनजाति है आपातानी। ठीक है, आपातानी जनजाति द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? ठीक है, ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट,
भारत का सुप्रीम कोर्ट, और UNCLOS सामुद्रिक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये विश्व का विशालतम न्यायाधिकरण है। यहाँ पर सबसे अधिक जो है वो जजेस की संख्या है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जजेस की संख्या यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 169 के अधीन राज्य विधानसभाओं को विधान परिषद के सृजन करने की क्या है, शक्ति है। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए दो तरह की विधियां हैं। एक तो जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर लिया जाए, अथवा जो उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं। ठीक है, सेशन अगर चल रहा है और उस सेशन में जितने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उन सदस्यों में अगर 2/3 बहुमत द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जाता है तो विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 30 और 272, 80 और 540, 54 और 333 और 60 और 500। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये अनुच्छेद 170 के तहत, ठीक है, आर्टिकल है 170। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल या जिसको धन बिल या धन विधेयक भी बोलता है। ठीक है, तो राज्यों में ये प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र में तो ये अगर हो तो इसकी शक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। राज्यों में किसके पास होती है? ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल और उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष है वही डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है वो मुद्रा बिल या धन विधेयक है या नहीं है। किसके तहत? अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? ठीक है, ऑप्शन है गांव के सभी सदस्य, दूसरा है गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, और पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो पंचायत क्षेत्र है उसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बाकी मतदान की जो उम्र है वो 18 वर्ष से पहले ये मतदान की उम्र जो है वो 21 वर्ष होती थी। 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष किया गया है। कब? वर्ष 1989 में ये मतदान की उम्र घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है वर्ष 1989 में, और ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत की गई है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि मतदान की उम्र जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है? 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1952 के जारी होने का प्रतीक है। ऑप्शन है 26 जून, 24 अप्रैल, 12 अगस्त और 23 सितंबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिवस जो है ये पंचायत राज अधिनियम या 73 संविधान संशोधन यहाँ पर पारित हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 24 अप्रैल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। ये जो पंचायती राज अधिनियम है 73वें संविधान संशोधन से जो आया है, इसके आने के बहुत पहले वर्ष 1959 में 1959 में ही राजस्थान का एक जिला है नागौर। ठीक है, तो उस नागौर जिले में ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी वर्ष 1959 में ही। ठीक है, ये अधिनियम आने के पहले ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन है आपके पास 93 संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो आता है, इससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति
प्रदान की गई थी। उसके अलावा नगर पंचायतें जो हैं वो जो नगर का स्थानीय शासन है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन है आपके पास भाग 9, 10, 11 और 12। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बनाने की कल्पना की गई है। ठीक है, भाग 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर परिषद। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये नगर परिषद जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में शामिल नहीं है। 3 स्तर जो है वो ग्राम पंचायत के स्थान ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम के स्थान पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर जो है वो पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद, ये 3 स्तरीय प्रणाली पंचायती राज की है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई इतने को पेश किया गया था? वर्ष है 2014, 2016, 2017 और 2018। तो इसका जो ऑप्शन जो सही जवाब है ये 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। ये जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था उसके तहत भारत में जीएसटी लेके आया गया। ठीक है, ये संशोधन अधिनियम जो है 2016 में आया था। 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जो है वो पेश किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये फेमा का जो पूरा नाम है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो एनजीओ वगैरह हैं जिससे जो विदेशों से चंदा लेते हैं वो कहीं ना कहीं इस अधिनियम के अधीन आते हैं, इसलिए लगातार चर्चा में रहता है। और दो हैं, एक फेरा और फेमा, FERA और एक FEMA, दोनों का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 95, 96, 98, 99, 2001, 2004 और 5। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वर्ष 1998-99 में आई हुई थी। ये योजना जो है वो नाबार्ड द्वारा क्या की जाती है, मैनेज की जाती है समहाउ। ठीक है, नाबार्ड क्या करता है, किसानों को जो लोन दिलाने की व्यवस्था है वो समहाउ नाबार्ड का काम है। और इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है व्यापारिक बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रियायती दरों पर क्या करते हैं, किसानों को जो है ऋण देते हैं। ठीक है, कृषि कार्यों के लिए ये ऋण देते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किसानों को सर्वाधिक ऋण जो है वो कौन देता है? तो उसमें व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक जो है वो सबसे ज्यादा जो है किसानों को ऋण देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र, ठीक है, की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, नर्क्स, एडम स्मिथ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, नर्क्स। ठीक है, नर्क्स जो हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम है रेगनर नर्क्स। ठीक है, रेगनर नर्क्स से इनने ये निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी है और इनका स्टेटमेंट है, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, तो इस तरह की अवधारणा इन्होंने दी है। बाकी इनकी थ्योरी के पीछे इनका पूरा एक मतलब पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है और जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समहाउ वो ठीक भी लगेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? ऑप्शन है रेखी समिति, एस तेंदुलकर समिति, शाह समिति और जे ईरानी समिति। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये एस तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए कार्य कर रही है। ऑप्शन है निम्नलिखित, वो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है? ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, जिसको लाल रुधिराणु भी बोलते हैं, बिंबाणु या थर्मोसाइट, लसिकाणु या लिम्फोसाइट और श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, लोहित कोशिकाएं या लाल रुधिराणु या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है, ब्लड रेड क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना और लोहित अणु। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये हीमोग्लोबिन जिसमें हीम नामक तत्व होता है उसकी उपस्थिति के कारण जो है वो रक्त लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। ऑप्शन है आंतरीय रस, जठर रस, लार और उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो जो टाइलिन है आपके लाइन में, जो आपके मुंह में लार बनती है, उस लार में ये टाइलिन एंजाइम जो है पाया जाता है। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, स्टार्च को शुगर में, शर्करा में परिवर्तित करने का ये कार्य टाइलिन करता है। आपसे और भी एंजाइम पूछे जाते हैं, कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं से कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? ऑप्शन है वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, और श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान के समय। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान जो है अति सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, वृक्क और मूत्रवाहिनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत या लीवर में होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच में अभिक्रिया होती है और यूरिया का संश्लेषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण से दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विखरना, प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रकाश का विखरना या प्रकाश का प्रकीर्णन। इस क्रिया के कारण जो है वो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किस का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन है वायु, जल, हीरा और कांच। तो सर्वाधिक अपवर्तनांक जो होता है वो आपका ऑप्शन सी है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बाकी वायु का अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड और 9 मिनट 16 सेकंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है आपका, 8 मिनट 19 सेकंड जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। कहीं कहीं आपको ये डिटेल मिल जाएगी 8 मिनट 18 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड। तो 18, 19, 20 ये तीनों जो है वो यही समय है जितना सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है? ठीक है, ऑप्शन है पीला, बैगनी, हरा और लाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, जो बैगनी रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा, जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं उसको पढ़ते हैं VIBGYOR, विवग्योर, ठीक है, जिसमें V फॉर वायलेट, ठीक है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ठीक। तो ये विवग्योर है, इसमें जो इनका क्रम लिखा हुआ है वो तरंग दैर्घ्य में लिखा हुआ है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसकी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी जो आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, वॉयलेट जो कलर होगा उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया आपका तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आवृत्ति, ठीक है। तो अगर बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो आवृत्ति सबसे ज्यादा हो जाएगी। और आवृत्ति के बाद एक आता है आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/आवृत्ति। तो जिसकी आवृत्ति सबसे कम होगी उसका आवर्तकाल उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो आवृत्ति इस तरफ बढ़ रही है तो आवर्तकाल आपका इस तरफ बढ़ जाएगा। तो ये तीनों आपके हो गए, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आवर्तकाल, ये तीनों आपके इस विवग्योर से निकल आएंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ठीक है, ऑप्शन है हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश और नीला प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, नीले प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक। तो इसके साथ ही ये 400 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के कंप्लीट हो गए। इन 400 क्वेश्चन के ये आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं, बाकी जो PDF दिया जाएगा उसमें भी ये आंसर्स की शीट अवेलेबल होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है, कंटेंट कैसा लगा, आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में आप प्लीज शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आप फ्री PDFs के लिए, ठीक। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।